अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज जो मैं इक़्तिबास पढ़ने वाला हूँ फ्रॉम अ रोड टू मक्का, आई थिंक इट्स वेरी रिलेवेंट फॉर आवर टाइम्स। अगरचे ये अर्ली 1920s में इसके बारे में लिखा है यहाँ पे असद साहब ने, लेकिन जो भी बातें उन्होंने कही हैं उसके रिपरकशंस हम आज देख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है विंस, जहाँ के असद साहब जो उस वक़्त जूश थे वो जेरूसलम शहर पहुँचते हैं और फिर जो उनकी वहाँ मुलाकातें हैं, जो भी कुछ वो वहाँ देखते हैं, उसका जिक्र इस चैप्टर में है। सो लेट मी रीड इट अलाउड। मैं बीच बीच में उर्दू हिंदी में भी ट्रांसलेट करता रहूँगा और आपसे अपनी बातें शेयर करता रहूँगा। तो वहाँ के जो इंडिजिनस जूस थे पैलेस्टाइन में उस वक़्त, वो बिल्कुल अरब्स की तरह दिखते थे और उनके फेशियल टाइप्स बिल्कुल अरब्स से मिलते थे। Jews from Poland and Russia, who seemed to carry with them so much of the smallness and narrowness of their past lives in Europe that it was surprising to think they claimed to be of the same stock as the proud Jew from Morocco or Tunisia in his white burnous. But although the European Jews were so obviously out of all harmony with the picture that surrounded them in Jerusalem, it was they who set the tone of Jewish life and politics and thus seemed to be responsible for the almost visible friction between Jews and Arabs. तो अब देखिए, ये उस ज़माने की बात है, राइट? 1922 का जिक्र हो रहा है। अब वो जेरूसलम शहर में घूम रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि जूस भी हैं, अरब्स भी हैं, और जो इंडिजिनस अरब्स हैं उनकी शक्लें, उनका रहने सहने का तरीक़ा, बहुत कुछ जो इंडिजिनस जूस हैं उनसे मिलता है। लेकिन जो यूरोपियन जूस वहाँ पहुँचे हुए हैं, ख़ास करके पोलैंड और रशिया से, वो बिल्कुल आउट ऑफ हार्मनी है। बिल्कुल वो एक पिक्चर में बिल्कुल वो सूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग तहजीब यूरोप से लेके आए हैं, जिसको कि वो कहते हैं कि नैरोनेस और स्मॉल माइंडनेस वो लेके आए थे वहाँ से। आगे लिखते हैं, व्हाट डिड द एवरेज यूरोपियन नो ऑफ द अरब्स इन दोज डेज। वो यूरोप की बात कर रहे हैं। Practically nothing. When he came to the Near East, he brought with him some romantic and erroneous notions. तो ये जब यूरोपियन जूस आए वहाँ पे, तो अपने साथ एक रोमांटिक और इरोनियस नोशन लेके आए, कुछ गलत, कुछ रोमांटिक ख्यालात लेके आए कि वहाँ ऐसा है और वैसा है, जबकि हकीकत कुछ और थी। And if he was well intentioned and intellectually honest, he had to admit that he had no idea at all about the Arabs. I too, before I came to Palestine, had never thought of it as an Arab land. अब देखिए, ये कितने पढ़े लिखे जर्नलिस्ट, राइटर किस्म के इंसान हैं, लेकिन जब वो यूरोप में थे तो उनको भी पैलेस्टीन के बारे में अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे जो है अरब्स रहते हैं और वो एक अरब लैंड है। उनको लगता था कि जो जूविश लोर में है वैसे ही कुछ होगा। I too, before I came to Palestine, had never thought of it as an Arab land. I had, of course, vaguely known that some Arabs lived there, but I imagined them to be only nomads in desert tents and idyllic oasis dwellers, because most of what I had read about Palestine in earlier days had been written by Zionists. तो जो कुछ इन्फॉर्मेशन यूरोप में उनको मिल रहा था पैलेस्टाइन के बारे में, वो जायनिस्ट लेंस से लिखा जा रहा था। उनकी जो पैम्फलेट्स थे या उनका जो प्रोपेगेंडा था वो वहाँ तक लोगों को पहुँच रहा था, और कुछ और ही पिक्चर वहाँ पेश हो रही थी उनके सामने। Because most of what I had read about Palestine in earlier days had been written by Zionists who naturally had only their own problems in view. जाहिर है कि वो यूरोप में जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे होंगे, जो भी उनके मसाइल थे उस ज़माने में, वो उस लेंस से उस चीज़ को देख रहे थे। I had not realized that the towns also were full of Arabs. तो अरब्स जो है पैलेस्टाइन में नोमैड्स की शक्ल में नहीं थे, वहाँ पर टाउन्स थी, बस्तियाँ बसी हुई थी, और वो बिल्कुल जैसे शहरों में, गाँव में, बस्तियों में ज़िंदगी गुजारी जाती है वैसे वो गुजार रहे थे।
I had not realized that the towns were also full of Arabs, that in fact in 1922 there lived in Palestine nearly 5 Arabs to every Jew. हर जूविश इंसान पे 5 अरब्स, तो 5 ये रेशियो था, 5 Arabs to 1 Jew ये रेशियो था, and that therefore it was an Arab country to a far higher degree than a country of Jews. When I remarked on this to Mr. Usishkin, chairman of the Zionist Committee of Action, whom I met during that time, I had the impression that the Zionists were not inclined to give much consideration to the fact of Arab majority, nor did they seem to attribute any real importance to the Arabs' opposition to Zionism. Mr. Usishkin's response showed nothing but contempt for the Arabs. तो वहाँ उनकी मुलाकात जो है यरूशलेम में जो ज़ायनिस्ट एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे उनसे हुई, और उन्होंने कहा कि अरब मेजॉरिटी यहाँ पे है, तो आप जूविश स्टेट कैसे बनाएंगे यहाँ पे, आप अरब्स की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? He answered, "There's no real Arab movement here against us, that is, no movement with roots in the people. All that you regard as opposition is in reality nothing but the shouting of a few disgruntled agitators. It will collapse of itself within a few months or at most a few years." मतलब कुछ दिन में ही ये, कुछ दिन में या कुछ महीनों में, कुछ सालों में ये अपोजिशन जो भी थोड़ा बहुत आपको दिखता है ये ख़त्म हो जाएगा, और जो जूश होमलैंड में जो लोग आ रहे हैं जूस यूरोप से, इसका कोई रियल अपोजिशन अरब्स के अंदर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर वो लिखते हैं असद साहब, दिस आर्गूमेंट वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री टू मी। वो इस जवाब से मुतमईन नहीं थे कि कोई अरब अपोजिशन रियल में नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत है वो ख़त्म हो जाएगा कुछ सालों के अंदर। From the very beginning I had a feeling that the whole idea of Jewish settlement in Palestine was artificial. ये जो पूरा आइडिया था Jewish settlement का पैलेस्टाइन में वो मसनूई था, आर्टिफिशियल था, उनको ऐसा महसूस हुआ। And what was worse, that it threatened to transfer all the complications and insoluble problems of European life into a country which might have remained happier without them. मतलब ये जो यूरोप से लोग आए थे जूस वहाँ पे, वो अपने मसाइल लेके आए थे, और जो सीधी सादी ज़िंदगी वहाँ पे अरब्स गुजार रहे थे वो उस जगह को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए आ गए थे। The Jews were not really coming to it as one returns to one's homeland. They were rather bent on making it into a homeland conceived on European patterns and with European aims. अब आप सुनते हैं ना कि इज़राइल के बारे में कहा जाता है कि भाई ये अनोमली है मिडल ईस्ट में, इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन अ लैंड वेयर देयर आर किंगडम्स एंड एमिरेट्स। सो उसको एडवांस्ड दिखाया जाता है, उसका पोर्ट्रेयल जो है कि इट्स मोर सिविलाइज्ड एंड मोर एडवांस्ड, जबकि ये कह रहे हैं कि द जूज वर नॉट रियली कमिंग टू पैलेस्टाइन एज वन रिटर्न्स टू वंस होमलैंड. They were rather bent on making it into a homeland conceived on European patterns and with European aims. In short, they were strangers within the gates. अब ये जो कहते हैं कि barbarians at the gate, Palestinians को, they were the strangers at the gate, according to Mr. Assad. And so, I did not find anything wrong in the Arabs' determined resistance to the idea of a Jewish homeland in their midst. On the contrary, I immediately realized that it was the Arabs who were being imposed upon and were rightly defending themselves against such an imposition. अब जाहिर है कि जो आज का वेस्टर्न मीडिया है या जो थिंक टैंक्स हैं जो ज़ायनिज़्म को सपोर्ट करते हैं, जाहिर है कि वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। असद साहब कहते हैं कि उन्हें ऐसा फ़ौरन महसूस हुआ कि ये अरब्स नहीं है जो उनके जूविश सो कॉल्ड जूविश होमलैंड पे काबिज हैं या अपने आप को ज़बरदस्ती कब्ज़ा लिए हुए हैं, और उन्हें लगता है कि अगर वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे, तो उनका बचाव करना सही है, उनका जो डिफेंस है वो सही है अपनी जगह पे। फिर अब उस जिक्र करते हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन का 1917, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है इस पूरे तनाज़ा में, अरब इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है।
in the Balfour Declaration of 1917, which promised the Jews a national home in Palestine. I saw a cruel political maneuver designed to foster the old principle, common to all colonial powers, of divide and rule. In the case of Palestine, this principle was the more flagrant as in 1916 the British had promised the then ruler of Mecca, Sharif Hussein, as a price for his help against the Turks, an independent Arab state which was to comprise all countries between the Mediterranean Sea and the Persian Gulf. तो मक्का के जो शरीफ हुसैन थे जिन्होंने कि रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द ऑटोमन्स, और अगेन इफ यू रिमेंबर लॉरेंस ऑफ अरेबिया, उनका रेफरेंस फिर यहाँ आ रहा है कि मैंने इसके पहले एपिसोड में जिक्र किया था, इसके पहले जो एपिसोड था रोड टू मक्का के ऊपर। तो उन्होंने रिवोल्ट जब किया था तो अंग्रेज़ों ने उनको ये लॉलीपॉप पेश किया था कि भाई जब ये ऑटोमन्स यहाँ से चले जाएंगे तो मेडिटेरेनियन से लेके जो है पर्शियन गल्फ तक जो भी लैंड मास है, जो भी एरियाज़ है, उसकी हुक्मरानी आपको मिल जाएगी। और जाहिर है कि अंग्रेज़ तो मशहूर है अपने वादा खिलाफी के लिए, तो उन्होंने वो किया। देन they not only broke their promise a year later by concluding with France the secret Sykes-Picot Agreement, which established French dominion over Syria and Lebanon, but also by implication excluded Palestine from the obligations they had assumed with regards to the Arabs. तो जब साइक्स-पाइकॉट एग्रीमेंट हुआ फ्रांस के साथ, जो कि एक सीक्रेट मुआहिदा था, तो उन्होंने शरीफ हुसैन के साथ जो वादा किया था उसको, उसकी वादा खिलाफी कर दी उसकी, और फ्रांस को जो है सीरिया और लेबनान के ऊपर जो है डोमिनियन दे दिया, और ख़ुद जो अरब लैंड्स पे जो कि पैलेस्टीन एरिया था जिस पे कि अंग्रेज़ों को हुकूमत संभालनी थी या ट्रांजिशन करना था, उस ऑब्लिगेशन से भी वो पीछे हट गए। मतलब है कि सब तोड़ फोड़ कर दिया, उसके बाद आग लगा के बीजमालो जो है वो निकल गई सीन से। आगे लिखते हैं, although of Jewish origin myself, I conceived from the outset a strong objection to Zionism. Apart from my personal sympathy for the Arabs, I considered it immoral that immigrants assisted by a foreign great power should come from abroad with the avowed intention of attaining to majority in the country and thus to dispossess the people whose country it had been since time immemorial. Consequently, I was inclined to take the side of the Arabs whenever the Jewish-Arab question was brought up, which of course happened very often. This attitude of mine was beyond the comprehension of practically all the Jews with whom I came in contact during those months. They could not understand what I saw in the Arabs, who, according to them, were no more than a mass of backward people whom they looked upon with a feeling not much different from that of the European settlers in Central Africa. सेंट्रल अफ्रीका में जैसे सेटलर्स जैसे लोकल वो देखते थे, वो वैसे ही अरब्स को देखते थे, मतलब नीचे निगाह से देखते थे। एंड दे वर नॉट इन द लीस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट द अरब्स थॉट. Almost none of them took pains to learn Arabic, and everyone accepted without question the dictum that Palestine was the rightful heritage of the Jews. So अरब्स की कोई कदर नहीं थी, अरब्स की ओपिनियन की कोई कदर नहीं थी उन्हें, बल्कि वो अपने से नीचा समझते थे। और तो आज बहुत क्लियर हो गया है, जब ये जेनोसाइड हम देख रहे हैं आज 2024 में, जो 2023 से शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, तो बिल्कुल गोइम तस्वुर करते हैं उनको और समझते हैं कि वो उस दर्जे के इंसान ही नहीं, तो उन्हें ख़त्म कर दो। फ़िरौनियत सवार है, जैसे फ़िरौन तमाम बच्चों को मारता था कि आगे जाके उनका पोजीशन क्रिएट ना हो, जैसा कंस करता था श्री कृष्ण वाली स्टोरी में, वैसे ये कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। I still remember the brief discussion I had on this score with Dr. Chaim Weissman, not sure if I'm pronouncing the name correctly, the undisputed leader of the Zionist movement. He had come on one of his periodic visits to Palestine. His permanent residence was, I believe, in London, and I met him in the house of a Jewish friend.
So anyway, he's talking about his discussion with this Zionist movement leader Chaim Weizmann, और उनसे एक मुलाकात उनकी होती है और काफ़ी एनर्जेटिक इंसान है, बता रहे हैं ये लंदन में रहते थे लेकिन पैलेस्टाइन आते जाते रहते थे. He was talking of the financial difficulties which were besetting the dream of a Jewish national home and the insufficient response to his dream among people abroad. यानी जो चंदा वगैरह इकट्ठा कर रहे होंगे वो जूविश नेशनल होम बनाने के लिए, उस वक्त तो बना नहीं था, 1948 में हुआ. उस वक्त जो है वो कैंपेनिंग और चल रहा था वो, और फंड्स इकट्ठा किए जा रहे थे, तो उसमें उनको परेशानियां आ रही, दिक्कत आ रही थी, तो उसका जिक्र कर रहे थे. And I had the disturbing impression that even he, like most of the other Zionists, was inclined to transfer the moral responsibilities for all that was happening in Palestine to the outside world. And what about the Arabs? I must have committed a faux pas by thus bringing a jarring note into the conversation, for Dr. Wiesmann turned his face slowly toward me, put down the cup he had been holding in his hand, and repeated my question. What about the Arabs? Well, how can you ever hope to make Palestine your homeland in the face of the vehement opposition of the Arabs, who after all are in the majority in the country? तो ये सवाल पूछ रहे हैं असद साहब कि अरब मेजॉरिटी यहाँ पे हैं, फॉर एवरी 5 Arabs there is 1 Jew, so Arabs are majority. आप कैसे यहाँ पे जूविश होमलैंड बनाएंगे, और जब अरब्स इतना अपोज कर रहे हैं उसको, तो राइटली सो अकॉर्डिंग टू हिम. The Zionist leader shrugged his shoulders and answered dryly, "We expect they won't be in a majority after a few years." Now look at his arrogance. ये 1920s की बात हो रही है. कह रहे हैं कि I expect they won't be in majority in a few years. तब से उनको ये गुरूर और ये इत्मीनान था कि इनकी मेजॉरिटी को हम ख़त्म कर देंगे, और बाद में जो भी वायलेंस इन्होंने की, जो वॉर्स किए, जो टेररिज्म किया, इतने लोगों को, लाखों लोगों को बेघर कर दिया, रेफ्यूजीज बना दिया, दुनिया भर में वो इधर उधर फैल गए, जॉर्डन से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ. तो शायद दिस वाज द थिंकिंग बिहाइंड दैट. परहैप्स सो. अब वो जवाब दे रहे हैं. You have been dealing with this problem for years and you must know the situation better than I do. असद साहब बोल रहे हैं. But quite apart from the political difficulties which Arab opposition may or may not put in your way, does not the moral aspect of the question ever bother you? Don't you think that is wrong on your part to displace the people you have always lived in this country? अभी जो आज बात हो रही है कि what is the moral justification for Israel to be there by replacing the original inhabitants, right? He says it's our country. Dr. Weizmann says it's our country. We are doing no more than taking back what we have been wrongly deprived of. तो वही अभी भी यही हम जस्टिफिकेशन सुनते हैं कि भाई ये हमारा होमलैंड था, हमें इसे डिप्राइव कर दिया गया, इसलिए हम दोबारा इसको ले रहे हैं. जो यहाँ पे रह रहे हैं वो तो थे नहीं पहले. अब असद साहब कहते हैं ये आर्गुमेंट चल रहा है, बट यू हैव बीन अवे फ्रॉम पैलेस्टाइन फॉर नियरली 2000 years. 2000 साल से आप तो थे नहीं यहाँ पे. Before that you had ruled this country and hardly ever the whole of it for less than 500 years. सिर्फ जब 2000 साल पहले आप थे यहाँ पे, तो उसे 500 साल के लिए आपने हुकूमत की, वो भी इस पूरे खित्ते पे नहीं बल्कि छोटे से एरिया में. Don't you think that the Arabs could, with equal justification, demand Spain for themselves? For after all, they held sway in Spain for nearly 700 years and lost it entirely only 500 years ago. तो उस हिसाब से मुसलमानों ने, अरब्स ने स्पेन में 700 साल हुकूमत की थी, तो फिर वहाँ उनको जगह क्लेम करना चाहिए. अगर ये लॉजिक इस्तेमाल किया तो ये काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं. Dr. Weizmann had become visibly impatient. Nonsense! The Arabs had only conquered Spain. It had never been their original homeland. And so it was only right that in the end they were driven out by the Spaniards. अब ये कह रहे हैं कि स्पेन में जो मुसलमानों को या अरब्स को निकाला गया वहाँ से, वो तो बाहर से आए थे, वो होमलैंड था नहीं उनका, तो उनको ड्राइव आउट कर दिया अल्टीमेटली. तो ठीक ही किया. अब असद साहब जवाब देते हैं इसका. Forgive me, I retorted, but it seems to me that there is some historical oversight here.
After all, the Hebrews also came as conquerors to Palestine. तो कह रहे हैं जो हिब्रूज थे, जो जूस के फोरफादर्स, जब 2000 साल पहले या 2500 साल पहले जब वो आए थे पैलेस्टाइन, तो वो भी ऐसे कॉन्करर ही आए थे, वो तो ओरिजिनल नहीं थे वहाँ के. Long before them, there were many Semitic and non-Semitic tribes settled there, or settled here. The Amorites, the Edomites, the Philistines, the Moabites, the Hittites. Those tribes continued living here even in the days of the kingdoms of Israel and Judah. They continued living here after the Romans drove our ancestors away. They are living here today. The Arabs who settled in Syria and Palestine after their conquest in the 7th century were always only a small minority of the population. The rest of what we describe today as Palestine or Syrian Arabs are in reality Arabanized original inhabitants of the country. Some of them became Muslims in the course of centuries, others remained Christians. The Muslims naturally intermarried with their co-religionists from Arabia, but can you deny that the bulk of those people in Palestine who speak Arabic, whether Muslims or Christians, are direct line descendants of the original inhabitants? Original in the sense of having lived in this country centuries before the Hebrews came to it. अब ये पूरा उन्होंने ये आर्गुमेंट एस्टैब्लिश कर दिया कि आज जो अरब्स में रह रहे हैं वो वही डिसेंडेंट्स हैं जो हजारों हजार साल से, इवन बिफोर द Hebrews came to so called the homeland, वो वहाँ पे रह रहे हैं हजारों हजार साल से. उनके डिसेंडेंट जो है वही अभी आज है. वो बीच में कुछ लोगों ने क्रिश्चियनिटी अख्तियार कर ली, कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर वो अरब से इंटरमैरी किए, तो आज यंग पॉपुलेशन जो एग्जिस्टिंग है वो वही है. Dr. Weizmann smiled politely at my outburst and turned the conversation to other topics. अब उनके पास कोई जवाब नहीं था जाहिर है इस बात का. I did not feel happy about the outcome of an intervention. I had of course not expected any of those present, least of all Dr. Weizmann himself, to subscribe to my conviction that the Zionist idea was highly vulnerable on the moral plane. यानी Zionist idea का कोई moral justification तो नहीं बनता है. But I had hoped that my defense of the Arab cause would at least give rise to some sort of uneasiness on the part of the Zionist leadership, an uneasiness which might bring about more introspection and thus perhaps a greater readiness to admit the existence of a possible moral right in the opposition of the Arabs. None of this had come about. Instead, I found myself facing a blank wall of staring eyes, a censorious disapproval of my temerity, which dared question the unquestionable right of the Jews to the land of their forefathers. Now this sounds very, very true even today, right? अगर आप ये आर्गुमेंट्स आज के ज़माने में देंगे तो आज आपको भी आज वैसे ही, चाहे वो न्यूज़ रूम डिबेट्स पे हों, चाहे आप किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाएं, तो जो ज़ायनिस्ट लॉबी के लोग हैं वो आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि मोरल कोई जवाब तो नहीं है उनके पास. अब ये सोच रहे हैं Asad Saab, how was it possible, I wondered, for people endowed with so much creative intelligence as the Jews to think of the Zionist-Arab conflict in Jewish terms alone? Did they not realize that the problem of Jews in Palestine could, in the long run, be solved only through friendly cooperation with the Arabs? This is what I'm underlining. कि वॉर से, मारपीट से, फसाद से, झगड़े से, वायलेंस से, जेनोसाइड से ये मसला हल नहीं होगा. In the long run, it has to be sorted out through friendly cooperation with the Arabs. Were they so hopelessly blind to the painful future which their policy must bring, to the struggles, the bitterness and the hatred to which Jewish island, even if temporarily successful, would forever remain exposed in the midst of a hostile Arab sea? Which is true. Today हर तरफ से इजराइल पर अटैक हो रहा है. खुद इजराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक बात है कि आप एक हॉस्टाइल एटीट्यूड आप अपनाए हुए हैं, जिनके साथ आपको रहना है. टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो कब से उसकी बात हो रही है, और हमेशा जो है कोई ना कोई बहाना बना के उसको टाल दिया जाता है. और अब तो बिल्कुल लग रहा है कि वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जबकि पूरी दुनिया तैयार है. और अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी बहुत सारे पैलेस्टाइन को एज ए कंट्री उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है. So Asad साहब ये बहुत ही फोरसाइटेडनेस के साथ लिख रहे हैं. And how strange I thought that a nation which had suffered so many wrongs, and this is exactly what I think,
A nation which had suffered with so many wrongs in the course of its long and sorrowful diaspora was now, in a single minded pursuit of its own goal, ready to inflict a grievous wrong on another nation. A nation, too, that was innocent of all that past Jewish suffering. Such a phenomenon I knew was not unknown to history, but it made me nonetheless very sad to see it enacted before my eyes. I don't know what to say. This is the sad thing I feel कि जो कौम हिटलर के हाथों सफ़र हुई और जेनोसाइड का शिकार हुई, आज वही जेनोसाइड में पिट कर रहे हैं दूसरे लोगों के ऊपर जिन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया है। वो सिर्फ अपना होमलैंड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आगे कुछ पैराग्राफ्स के बाद जिक्र करते हैं। But not all Jews living in Palestine at that time were Zionists. Some of them had come there not in pursuit of a political aim, but out of a religious longing for the Holy Land and its biblical associations. फिर उनकी मुलाकात एक डच फ्रेंड जेकब डी हान से होती है, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द एम्स्टरडम newspaper and London Daily Express. He was a man of deep religious convictions, as orthodox as any Jew of Eastern Europe. He did not approve of the idea of Zionism, for he believed that the return of his people to the promised land had to await the coming of the Messiah. तो अब ये जो ऑर्थोडॉक्स जूस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पेश किया जा रहा है. We Jews, he said to me on more than one occasion, were driven away from the Holy Land and scattered all over the world because we had fallen short of the task God had conferred upon us. अल्लाह ने जो जिम्मेदारी उनको दी थी वो जिम्मेदारी को उन्होंने नहीं निभाया और इसके नतीजे में पूरी दुनिया में उनको स्कैटर कर देगी उस कौम को. We had been chosen by him to preach his word, but in our stubborn pride we began to believe that he had made us a chosen nation for our own sake. And thus we betrayed him. Now nothing remains for us but to repent and cleanse our hearts, and when we become worthy once again to be the hearers of his message, he will send a Messiah to lend his servants back to the promised land. Asad Sahab bolte hain, but I asked, does not this messianic idea underlie the Zionist movement as well? You know that I do not approve of it, but it is not a natural desire of every people to have a national home of its own. Is it not a natural desire of every nation, of every people to have a national home of its own? Dr. Hahn looked at me quizzically. Do you think that history is but a series of accidents? I don't. It was not without purpose that God made us lose our land and dispersed us. But the Zionists do not want to admit this to themselves. They suffer from the same spiritual blindness that caused our downfall. The 2000 years of Jewish exile and unhappiness have taught them nothing. Instead of making an attempt to understand the innermost causes of our unhappiness, they now try to circumvent it, as it were, by building a national home on foundations provided by Western power politics. And in the process of building a national home, they are committing the crime of depriving another people of its home. तो ये एक छोटा सा एपिसोड था उनकी जर्नी का पैलेस्टाइन में, और जो भी बातें उन्होंने इस चैप्टर में जिक्र किया है आज बिल्कुल वो बातें सच साबित हो रही हैं. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट्स में लिखिएगा. मेरे लिए दुआ कीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.